गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश के इंट्रोडक्शन क्लास के सेकेंड सेशन में हम कुछ बेसिक टर्म्स की चर्चा करेंगे जिनका यूज़ रेगुलर के क्लासेस में होंगे। चलिए हम उन टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। हमारा फर्स्ट बेसिक टर्म है लेटर। लेटर को हिंदी में वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसका डेफिनेशन है a letter is a unit of an alphabet that represents a speech sound. अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। नाम से क्लियर है, वर्णों के माला को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। इसे कीवर्ड्स में अ सेट ऑफ लेटर्स कहते हैं। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। तो लेटर क्या है? तो यह एक यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला की एक इकाई है जो स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करता है। स्पीच साउंड क्या है? तो इसे हम हिंदी में वाग ध्वनि कहते हैं। मीनिंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है, चलिए इसको समझते हैं। तो वाणी के लिए, बोली के लिए जिस ध्वनि का, जिस साउंड का प्रयोग करते हैं उसको स्पीच साउंड कहते हैं। तो जिस यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट का प्रयोग स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हो उसे लेटर कहेंगे। चलिए इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बीजी, कट, पुट, ये हमने 3 वर्ड्स लिए हैं। बीजी में बी लेटर का स्पीच साउंड है ब। स्पीच साउंड को डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यू का साउंड है यहाँ ई, एस का साउंड है ज और वाई का साउंड है ई। इस प्रकार से इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है बीजी। और ये सभी क्या हैं? तो लेटर्स हैं। कट में सी का साउंड है क, यू का साउंड है अ और टी का साउंड है ट। इस प्रकार से इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है कट और ये सभी लेटर्स हैं। पुट में पी का साउंड है प, यू का साउंड है उ और टी का साउंड है ट। इस प्रकार इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है पुट और ये सभी लेटर्स हैं। हम कई बार इस प्रकार से भी सोचते हैं कि CUT कट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता है, या PUT पुट होता है तो CUT कुट क्यों नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो एक लेटर के कई स्पीच साउंड्स का होना और एक स्पीच साउंड के लिए कई यूनिट्स ऑफ अल्फ़ाबेट का होना, इसके कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक लेटर यू का 3 डिफरेंट स्पीच साउंड्स है। इसके अलावा 2 और स्पीच साउंड्स होते हैं। तो यू के टोटल 5 स्पीच साउंड्स होते हैं। अ, उ, ई, ए और वो। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और हम यह देखेंगे कि एक स्पीच साउंड के लिए कितने यूनिट्स ऑफ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। की, काइट और किस, कैट, क्वाइन, क्यूट,
कैरेक्टर, केमिस्ट्री, क्रिसमस, वॉक, टॉक, फोक, बैक, ब्लैक, प्लक, अकेंट, acclaim, queen, quarter, question, ox, box, fox। चलिए अब हम समझते हैं कि काइट किस में के लेटर का साउंड है क। कैट, क्वाइन और क्यूट में सी का साउंड भी क है। कैरेक्टर, केमिस्ट्री और क्रिसमस में भी सी एच का साउंड है क। वॉक, टॉक और फोक में एल के का साउंड भी क है। बैक, ब्लैक और प्लक में भी सी के का साउंड भी क है। अकेंट और अक्लेम में डबल सी का साउंड भी क है। क्यू यू ई, क्वीन में क्यू यू ई, क्वार्टर में क्यू यू और क्वेश्चन में क्यू यू ई का साउंड भी क है। ऑक्स, बॉक्स और फॉक्स में एक्स का साउंड भी क है। तो इस प्रकार से एक स्पीच साउंड के लिए कितने यूनिट्स है, कितने यूनिट्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैं, इसको हम एक जगह कर लेते हैं। क स्पीच साउंड के लिए के, सी, सी एच, सी के, एल के, डबल सी, क्यू यू, क्यू यू ई और एक्स। ये टोटल 9 यूनिट्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैं जिनका साउंड क होता है। अब आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि क साउंड के लिए क्या बताया जाता है। के फॉर क, के एच फॉर क, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एक ही लेटर से मतलब है। उसके बाद सी एच फॉर च, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको यह दिखाया कि के का साउंड क होता ही है, लेकिन सी एच का साउंड भी क होता है, और उसके अलावा और भी यूनिट्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैं जिसका साउंड क होता है। इसलिए कई बार स्टूडेंट्स कैरेक्टर को चैरेक्टर या केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री भी बोलते हैं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे जितना बताया जाता है उतना वह यूज़ करता है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं उसको जानते हैं, उसके बाद हम अल्फ़ाबेट को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी, सी से लेकर एक्स, वाई, जेड तक में इंडिविजुअली ए क्या है तो यह एक लेटर है, उसी प्रकार बी क्या है तो यह एक लेटर है, सी क्या है तो एक लेटर है। लेकिन जब हम एक से अधिक की बात करेंगे तो वह लेटर्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आ इज़ अ लेटर, लेकिन आ एंड बी आर टू लेटर्स। लेकिन जब हम ए से लेकर जेड तक के टोटल 26 लेटर्स के समूह की बात करें तो इसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेट की जगह
अल्फ़ाबेट्स देकर भी क्वेश्चन पूछा गया। ये 26 लेटर्स 44 स्पीच साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। अल्फ़ाबेट क्या है, अगेन एक्सप्लेन कर देते हैं। अ ग्रुप ऑफ या अ सेट ऑफ 26 लेटर्स in English। यहाँ पर हमने 26 लेटर्स डिफिनिट कर दिया है क्योंकि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका डबल 52 लेटर्स होता है। तो ये 26 लेटर्स जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं या इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और जो बच गए वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, बी, सी, डी, शेष 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं। ये 5 वॉवेल लेटर्स 20 वॉवेल साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ये 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम लेटर और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। How many alphabets are there in English? ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। यदि एरर नहीं है तो आप नो एरर का ऑप्शन चूज करेंगे। और ये डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स at the age of 4। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। यदि एरर नहीं है तो आप नो एरर का ऑप्शन चूज करेंगे और ये डी पार्ट है। तो आपको ऑनेस्टली हमें कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या था। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसमें यूज़ किए गए एक वर्ड के बारे में हम जान लेते हैं। मेनी क्या है? तो मेनी एक एडजेक्टिव है। मेनी एक एडजेक्टिव है जिसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन
मच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। हमने आपको यह क्लियर किया कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, न कि 26 अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ जो है अल्फ़ाबेट्स ना होकर लेटर्स होगा। चलिए तो आपका आंसर है बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी लर्न्ड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4। वह अल्फ़ाबेट्स सीखी है 4 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन के अनुसार है। हमने आपको यह क्लियर किया कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और उसके ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, न कि अल्फ़ाबेट्स। तो वह 26 लेटर्स सीखी है जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, न कि अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट। तो ये भी आंसर आपका बी पार्ट हो गया। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म वर्ड को समझते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। इसका डेफिनेशन है अ वर्ड is a single unit of language that has meaning आप चाहें तो हैज़ के बदले गिव्स का भी प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी अंतर के। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। तो वर्ड एक सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, भाषा की एकमात्र इकाई है जिसका मीनिंग होता है। तो यह क्लियर है कि जिस सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज का मीनिंग नहीं होगा वह वर्ड नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है जिसमें 3 लेटर्स और 4 लेटर्स का प्रयोग किया है और उसको डिफरेंट तरीके से अरेंज करके हमने कुछ वर्ड्स बनाया। इनमें कौन सा वर्ड है और कौन सा नहीं है इसको चेक करते हैं। पॉट क्या है? तो यह एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बर्तन और यह एक वर्ड है। ऑप्ट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है चुनना, सेलेक्ट करना, चूज़ करना। टॉप एक नाउन है और एडजेक्टिव भी है, इसका मीनिंग होता है शीर्ष, शिखर, उत्तम। ठीक है, लेकिन PTO ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑन क्या है? तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अपना और यह एक वर्ड है। नाउ एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है अभी और यह एक वर्ड है। वॉन एक वर्ब है, यह विन का पास्ट फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है जीतना। लेकिन WNO ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। रेस
एक नाउन है और एक वर्ब भी है, जिसका मीनिंग होता है दौड़ करना, दौड़ लगाना, प्रतिस्पर्धा करना, दौड़ या प्रतिस्पर्धा, और इस प्रकार से यह एक वर्ड है। केयर एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है देखभाल करना, इस प्रकार यह एक वर्ड है। एसर यह एक नाउन है और एक प्रकार के पौधे का नाम है, और इस प्रकार से यह एक वर्ड है। इस ब्रांड की एक लैपटॉप आती थी पहले, अभी आती है नहीं यह पता नहीं। एकड़ क्या है, तो यह एक नाउन है, इसका प्रयोग मेजरमेंट के रूप में भूमि मापने के लिए करते हैं और यह एक वर्ड है। लेकिन रिस ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब हम वर्ड के एक दूसरे डेफिनेशन पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि पटना के मोस्टली टीचर्स इसको दूसरे तरीके से डेफिनेशन डिफाइन करते हैं और वही डेफिनेशन यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि वह डेफिनेशन कहाँ तक सही है। A word is a group या set of letters that has meaning यहाँ पर हैज़ के बदले गिव्स का प्रयोग हो सकता है, कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम इनमें यूज़ किए गए दो वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप वर्ड का प्रयोग लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए करते हैं, जबकि सेट का प्रयोग केवल नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। हम ग्रुप और सेट वर्ड का प्रयोग तभी करेंगे जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का समूह हो। एक व्यक्ति या वस्तु को हम ग्रुप या सेट नहीं कह सकते हैं। चलिए अब हम डेफिनेशन को समझते हैं। तो वर्ड क्या है, तो यह एक लेटर्स का ग्रुप है, सेट है, और जिसका मीनिंग होता है। तो यहाँ भी यह कंडीशन है कि उसका मीनिंग होना चाहिए, लेकिन उस ग्रुप में, उस सेट में लेटर्स होनी चाहिए, यानी कि एक से अधिक लेटर होना चाहिए, तभी वह ग्रुप कहलाता है। अगर एक लेटर होगा तो उसको तो हम ग्रुप कह नहीं सकते। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई क्या है, तो यह एक लेटर है और वर्ड भी है। यह वर्ड के रूप में प्रोनाउन का काम करता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है और इसका मीनिंग होता है मैं। उसी प्रकार ए एक लेटर है और वर्ड भी है। यह वर्ड के रूप में डिटरमाइनर का काम करता है। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो डिटरमाइनर के रूप में आर्टिकल का काम करता है। ए एन डी को आर्टिकल्स कहते हैं, यह हमने पढ़ा है इसके पहले बहुत बार। तो यहाँ जो है इसका मीनिंग होता है एक, तो इसका जो है मीनिंग वाला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ जो यह कंडीशन है कि उस ग्रुप में, उस सेट में लेटर्स होनी चाहिए, एक से अधिक लेटर होनी चाहिए, यहाँ जो है केवल एक लेटर है। इस प्रकार से यह डेफिनेशन आपका सही है या गलत आप खुद समझ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम किसी टर्म को एक से अधिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसे हम पार्शियली डिफाइन करके और जो रेस्ट पार्ट है उसको हम एक्सेप्शन में नहीं डाल सकते। अगर कोई इसे एक्सेप्शन में डालता है तो भी वह गलत है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस क्या है, पहले इसके डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। इसका डेफिनेशन है
A sentence is a group of words that has a complete meaning. चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। आप मीनिंग की जगह सेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी अंतर के, और हैज़ के जगह पर गिव्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। सेंटेंस क्या है? तो यह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जो एक कंप्लीट मीनिंग रखता है, पूर्ण अर्थ रखता है। तो सेंटेंस तभी होगा जब आपका कंप्लीट मीनिंग होगा। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा तो वह सेंटेंस नहीं होगा, और कंप्लीट मीनिंग तभी होगा जब उस ग्रुप के सभी वर्ड्स ग्रामेटिकली अरेंज्ड होंगे। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने 4 डिफरेंट वर्ड्स को प्रयोग किया है और उसको 4 तरीके से अरेंज किया है। इनमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा नहीं, इसको हम चेक करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इनमें यूज़ किए गए 2 वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। दिस क्या है? तो यह एक प्रोनाउन है और यह एक एडजेक्टिव भी है, यानी कि यह दोनों फंक्शन करता है। अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से बना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यह जो है डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से बना है। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है प्रदर्शित करना, दिखाना। तो यह क्या करता है? प्रदर्शित यानी कि दिखाने का काम करता है। किसको? तो नाउन को। इसी के सिमिलर कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे आपका दैट है, जैसे दैट है, दीज है और दोज है। ये सभी भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। जब दिस का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो इसका प्रयोग अकेला होगा। इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा, और जब इसका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में होगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा इसके लिए। लेकिन जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा तो दिस के बाद हमेशा यानी कि निश्चित रूप से कोई ना कोई नाउन रहेगा, और जब यह वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, एज ए सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब का प्रयोग, इसके लिए वर्ब का प्रयोग इस नाउन के नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि यहाँ पर यह दिस क्या है? एडजेक्टिव है, तो यह वर्ब का डिसीजन नहीं कर सकता है। वर्ब का नंबर एंड पर्सन क्या होगा? वह डिसीजन आपका यह नाउन करेगा। तो इस नाउन के नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा। एक और वर्ड आई, मी, माई, माइन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आई क्या है? तो यह एक प्रोनाउन है
कैसा प्रोनाउन है? तो पर्सनल प्रोनाउन है और इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। सब्जेक्टिव केस में होता है। सब्जेक्टिव केस कहने का मतलब हो गया कि इसका प्रयोग हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में होता है। मी क्या है? तो यह भी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है और इसका प्रयोग हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसका प्रयोग हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। माई क्या है? तो यह एक एडजेक्टिव है। थोड़ा डिटेल में जाएं अगर, तो यह एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यह पोजेशन शो करता है, अधिकार शो करता है। तो निश्चित रूप से इसके बाद क्या होगा? कोई ना कोई नाउन रहेगा जिस पर यह जो है पोजेशन अधिकार शो करेगा। माइन क्या है? तो यह एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब पॉजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन का प्रयोग हो। तो हम इस कंडीशन में तब करते हैं जब उस सेंटेंस में जो है नाउन जो है आपका रिपीट हो रहा हो। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और इस नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके बदले में हम माइन का प्रयोग करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो यहाँ जो है दिस क्या है? तो यह एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। हमने बताया यह जब वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। माई क्या है? तो एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। इस प्रकार यह सेंटेंस क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इसी को हमने रिवर्स किया है तो यह आपका एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन का प्रयोग है। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि वर्ब का डिसीजन यह एडजेक्टिव करेगा या यह नाउन करेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर फिर से क्लियर कर दें कि किसी वाक्य में वर्ब का नंबर इन पर्सन क्या होगा, इसका डिसीजन केवल उस वाक्य का नाउन या प्रोनाउन कर सकता है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। क्योंकि किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन या प्रोनाउन यूज हो सकता है और वर्ब का डिसीजन केवल वही दो कर सकता है। कोई किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को यह पावर नहीं है। तो यहाँ जो है यह एडजेक्टिव केवल इसको जो है डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। यहाँ पर जो है वर्ब का डिसीजन आपका यह नाउन करेगा और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। दिस क्या है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका भी करेक्ट है। माई क्या है? तो एडजेक्टिव है। इसके बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई नाउन होगा और यहाँ पर नाउन का प्रयोग नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया? आपका सेंटेंस आपका गलत हो गया। इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे इसके बाद हम इस सेंटेंस से समझते हैं। दिस क्या है? तो यह यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर वर्ब का डिसीजन कौन करेगा? तो यह नाउन करेगा क्योंकि वर्ब का डिसीजन जो है केवल नाउन या प्रोनाउन करता है, इसलिए नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसके बाद यहाँ पर माई का प्रयोग हुआ है, यह एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए लेकिन नहीं है। इस प्रकार से यह भी सेंटेंस आपका गलत हो गया। चलिए इसको अब हम कैसे करेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो इस सेंटेंस में जो है एक वर्ड जो है नाउन यूज़ हुआ है और इसी नाउन को जो है यहाँ पर हमें रिपीट करना पड़ेगा इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। अगर हम इस नाउन के अलावा कोई और दूसरा नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग जो है गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे हम अगर कहें कि दिस बुक इज़ माई पेन, यानी कि यह किताब मेरी कलम है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमें यह करना पड़ेगा यह किताब मेरी किताब है। इसलिए यहाँ पर इस नाउन के बदले, इस नाउन के जगह पर हमें बुक का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से यह सेंटेंस करेक्ट हो गया। लेकिन ध्यान यहाँ यह देना है कि यह सेंटेंस करेक्ट तो हो गया लेकिन यह 24 कैरेट गोल्ड इतना शुद्ध नहीं हुआ है। यह सेंटेंस आपका एग्जामिनेशन के पैटर्न पर जो है आपका नहीं खरा उतरेगा, यानी कि वह जो है एग्ज़ाम में आपका यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इंडियन इंग्लिश में या बोलचाल में हम लोग यह इस तरह से प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यह जो है एग्ज़ाम में आपका
नहीं चलेगा। तो हमने आपको कहा कि जब पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग हो और नाउन का रिपीटेशन हो रहा हो तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर माई बुक के जगह पर माइन का प्रयोग करना पड़ेगा और इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर भी जो है माई के बदले माइन का प्रयोग करेंगे तो यह भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं समझने के लिए। हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। हम कई बार फ्लो में इस प्रकार बोल देते हैं कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, यानी कि इसी प्रकार से और भी बहुत प्रकार से, यानी कि बहुत से सेंटेंस है उसको हम इस तरह से बोल देते हैं। यहाँ पर होना चाहिए क्या था कि गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ, गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ, लेकिन हमने क्या किया, खरगोश को ही काट दिया और गाजर को खिलाया। तो हम फ्लो में इस प्रकार से बोल देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है कि हम क्या कहने चाह रहे हैं, वह हमारी भावना को, लेकिन एग्जामिनर जो है वह आपकी भावना को नहीं समझेगा। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। फीड द हेयर कटिंग द कैरेट। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। मुझे राम ने कल एक कलम दिया या दिया था। आप दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं, टेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखें तो मुझे क्या है, तो यह एक रिसीवर है। रिसीवर का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के एक्शन से जो प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, वह आपका रिसीवर कहलाता है। और यहाँ पर रिसीवर यह क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। राम क्या है, तो यह डूअर है, यह एक्शन परफॉर्म कर रहा है और यह सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। लेकिन सब्जेक्ट का स्थान पर हमने ऑब्जेक्ट का रखा है और ऑब्जेक्ट का स्थान पर सब्जेक्ट को रखा है। तो इस प्रकार से हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से नहीं चलेगा कि हम कहें मी गेव राम अ पेन यस्टरडे। हम इस प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि वह जो है जिस प्रकार से बोला या हमारे मन में जिस प्रकार से सेंटेंस आते गया हम बोलते गए या उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए एग्जाम्स में भी, तो इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो यहाँ हमें कहना पड़ेगा राम गेव मी अ पेन यस्टरडे। यह पार्ट आपका गलत है। चलिए इसको नोट कीजिए आप। हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? सेंटेंस को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट है वर्ब और थर्ड पार्ट है ऑब्जेक्ट। चलिए फर्स्ट पार्ट को डिफाइन करते हैं।
सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। इसका डेफिनेशन है द पर्सन or thing that is performing the action or being discussed आप चाहें तो डिस्कस्ड के बदले टॉक्ड अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डिस्कस वर्ब के बाद अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एग्जाम में कई बार इस प्रकार से एरर देकर क्वेश्चन पूछा गया, इसको नोट कर लीजिए साइड में। डिस्कस के तरह ही कुछ और वर्ब्स हैं, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इलुस्ट्रेट, ये सभी मेन वर्ब्स हैं। इनके बाद एग्जाम में अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है और उसके बाद समथिंग का प्रयोग करता है, जबकि यहाँ पर अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग ना होगा, इसके बाद डायरेक्ट समथिंग होगा। हम के बारे में एक वर्ड है, उसके सेंस में हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने एक वर्ड बोला के बारे में और उसके सेंस में हम अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जो कि नहीं होगा। चलिए अब हम डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर्सन वर्ड लिविंग थिंग को डिनोट करता है और थिंग वर्ड नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करता है। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। जो व्यक्ति या वस्तु एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, कोई कार्य कर रहा हो, या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस किया जा रहा है, वह आपका सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट होने के लिए हमने दो कंडीशन बताया, या तो वह व्यक्ति या वस्तु कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, या तो उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम डिस्कस कर रहे हों, और उन दोनों कंडीशन में सब्जेक्ट होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। राम इज अ writer. He writes a novel. चलिए इसको समझते हैं। यहाँ राम डूअर नहीं है। डूअर का मीनिंग होता है कार्य को करने वाला, तो यह डूअर नहीं है क्योंकि राम के द्वारा एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, बल्कि हम इस राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि राम क्या है, तो एक राइटर है। इस कंडीशन में भी राम सब्जेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में ही डूअर है क्योंकि इसके द्वारा एक एक्शन हो रहा है। कैसा एक्शन? तो लिखने का। इस कंडीशन में ही सब्जेक्ट है। चलिए अब हम सब्जेक्ट से रिलेटेड एक पॉइंट को यहाँ पर हम साथ में समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो नाउन इक्विवेलेंट का प्रयोग होता है। कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता, चाहे वह आपका एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, या कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ सब्जेक्ट के रूप में राम का प्रयोग हुआ है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल में ही का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है।
लेकिन नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। स्मोकिंग इज injurious to health। इस एग्जाम्पल में स्मोकिंग डूअर नहीं है, यह कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि स्मोकिंग क्या है, इंजूरियस है, ख़तरनाक है। इस कंडीशन में यहाँ स्मोकिंग सब्जेक्ट हो गया। जब हम डिस्कस करेंगे किसी के बारे में तो उस कंडीशन में भी वह सब्जेक्ट होता है। लेकिन आप गौर से देखें इस वर्ड को, तो यह मूल नाउन नहीं है, बल्कि स्मोक वर्ड में ING लगाकर स्मोकिंग बनाया गया है। स्मोक क्या है, तो यह वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। तो जब हम मेन वर्ब के अंत में ING लगाकर उसका प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट एज ए नाउन करते हैं, तो इसे ग्रामेटिकल टर्म में जेरन कहते हैं। स्मोकिंग के जगह टू स्मोक का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट एज ए नाउन कर सकते हैं, और इसे ग्रामेटिकल टर्म में इन्फिनिटिव कहते हैं। तो जब हम मेन वर्ब के अंत में ING लगाकर उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएं और उसका प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट एज ए नाउन करें, तो इसे जेरन कहते हैं। और जब हम मेन वर्ब के पहले टू प्रीपोजिशन लगाकर उसका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट एज ए नाउन करें, तो उसे ग्रामेटिकल टर्म में इन्फिनिटिव कहते हैं। और यह दोनों आपका मूल नाउन नहीं होता है, बल्कि यह नाउन इक्विवेलेंट होता है। यह दोनों आपका नाउन इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि यह अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब से बनाया गया है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। पहले हम सेंटेंस के सेकेंड पार्ट वर्ब को समझते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन है द वर्ड दैट shows an action or a state। चलिए समझते हैं। जो शब्द किसी एक्शन को, किसी कार्य को या किसी स्टेट को, किसी अवस्था को शो करता हो, दर्शाता हो, दिखाता हो, वह वर्ब होगा। तो वर्ब होने के लिए हमने दो कंडीशन बताया। फर्स्ट है या तो उस शब्द से एक्शन शो होना चाहिए या तो उस शब्द से स्टेट शो होना चाहिए, और उन दोनों कंडीशन में वह शब्द वर्ब होगा। तो जिस शब्द से किसी कार्य या अवस्था का बोध हो वह वर्ब होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज अ राइटर। he writes a novel। चलिए समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, लेकिन यहाँ राम के द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि राम एक राइटर है। लेकिन इस वर्ड से यह पता चलता है कि राम
अभी वर्तमान में एक राइटर है, तो उसके प्रेजेंट स्टेट का पता चलता है। यदि हम इस प्रेजेंट बी वर्ब के बदले पास्ट बी वर्ब का प्रयोग करें तो इसका अवस्था बदल जाएगा। राम पास्ट के किसी समय में एक राइटर था, लेकिन अभी राइटर है या नहीं हम यह नहीं कह सकते। और इस प्रकार से यह दोनों वर्ड्स क्या हैं, वर्ब्स हैं। तो जिस शब्द से स्टेट शो हो वह शब्द भी वर्ब होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में ही क्या है, तो यह एक सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, तो यह एक वर्ब है और यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कार्य हो रहा है और इस प्रकार से यह वर्ब है। यहाँ कैसा कार्य हो रहा है, तो लिखने का। तो जिस शब्द से कोई कार्य होगा और जिस शब्द से कोई एक्शन होगा वह दोनों शब्द आपका वर्ब होगा। फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब से स्टेट शो हो रहा है, जबकि सेकंड सेंटेंस में वर्ब के द्वारा एक्शन शो हो रहा है। चलिए अब हम वर्ब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर हम साथ में समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का अपूर्ण होता है, अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस माई बुक, माई बुक, दिस। हमने ये दो सेंटेंसेस लिए हैं और इन दोनों सेंटेंसेस में हमने किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ब यूज़ नहीं किया है और इस प्रकार से यह दोनों सेंटेंसेस आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हमने आपको बताया किसी सेंटेंस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि इन तीनों पार्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन है, तो वो वर्ब है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो भी वह सेंटेंस होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी वह सेंटेंस हो सकता है, अगर यह दोनों नहीं होगा तो भी वह सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अगर वर्ब नहीं होगा तो वह सेंटेंस ही नहीं होगा, वह सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कम इन या कम हियर। यहाँ कम क्या है, तो वर्ब है, इन क्या है, तो यह प्रीपोजिशन है, हियर क्या है, तो यह एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है। लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है। ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका मेन वर्ब का बेस फॉर्म होता है। जब वर्ब आपका ट्रांजिटिव होगा तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, जो उसको ट्रांजिटिव बनाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है। चलिए सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। अगर टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब होगा और फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज अ टीचर। He teaches me। यह दोनों सेंटेंसेस किस टेंस में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कोई सेंटेंस किस टेंस में है उसको पहचानेंगे, उसमें यूज किए गए वर्ब। वर्ब फॉर्म्स से पता चलता है कि वह सेंटेंस किस टेंस में है और उसी वर्ब फॉर्म्स को हम टेंस कहते हैं। यहाँ जो है इनमें यूज़ किए गए वर्ब फॉर्म से पता चलता है कि यह दोनों सेंटेंसेस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस का टेंस बदलना हो, सपोज सिंपल पास्ट में करना हो
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रेजेंट बी वर्ब के जगह पास्ट बी वर्ब और यहाँ टीचर्स के जगह टाउट का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका टेंस बदलकर सिंपल पास्ट टेंस हो गया। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट को समझते हैं। किसी क्लाउज में मोर देन वन ऑक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं लेकिन मेन वर्ब केवल एक होता है। लेकिन किसी सेंटेंस में मोर देन वन ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग तो हो सकता है लेकिन मेन वर्ब भी एक से अधिक हो सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। Ram will have been writing a novel for 2 hours। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, कैसा वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव कैसा वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब है, बिन कैसा वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन राइटिंग मेन वर्ब है। अब आप ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या देखें तो 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन मेन वर्ब केवल 1 है और ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो जब सेंटेंस में मोर देन वन ऑक्सिलरी वर्ब हो लेकिन मेन वर्ब केवल 1 हो तो वह सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन जब मोर देन वन मेन वर्ब भी हो तो वह सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम सेंटेंस के थर्ड पार्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। इसका डेफिनेशन है द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय the action of verb। यहाँ पर्सन वर्ड लिविंग थिंग को डिनोट करता है, जबकि थिंग वर्ड नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करता है। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। जो व्यक्ति या वस्तु वर्ब के एक्शन से प्रभावित हो वह ऑब्जेक्ट होगा। तो यह क्लियर है कि वर्ब के एक्शन से अगर प्रभावित नहीं होगा वह ऑब्जेक्ट नहीं होगा। चलिए एग्जांपल देते हैं। उसके पहले हम इसमें यूज़ किए हैं एक वर्ड, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। अफेक्ट एक वर्ब है और इसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए इसके अंत में ईडील जोड़ते हैं, लेकिन नाउन के रूप में इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या करता है कि इस इफेक्ट का प्रयोग एज ए वर्ब पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे करके क्वेश्चन पूछता है, जो कि नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं अब। Ram is a writer. He writes a novel। फर्स्ट एग्जाम्पल में राम सब्जेक्ट है,
इज वर्ब है, लेकिन यहाँ राम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि राम एक राइटर है। इसलिए जब एक्शन ही परफॉर्म नहीं हो रहा है तो यह ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसे ग्रामेटिकल टर्म में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखें तो ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है। यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा है और उसका इफेक्ट इस नॉवेल पे हो रहा है। यह नॉवेल ऑब्जेक्ट है। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट को यहाँ पर हम साथ में समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट के रूप में या तो किसी नाउन या तो किसी प्रोनाउन या तो किसी नाउन इक्विवेलेंट का प्रयोग होता है, लेकिन किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी नहीं कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है। यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा है और उसका इफेक्ट इस राधा पे हो रहा है। यह राधा ऑब्जेक्ट है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इस राधा के बदले प्रोनाउन के रूप में हर का प्रयोग किया है और यह ऑब्जेक्ट है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। एक पॉइंट यहाँ पर हम साथ में समझ लेते हैं। यह केस का पॉइंट है। केस एक अच्छा बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किसी नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सिमिलर होता है, समान होता है, लेकिन किसी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समान नहीं होता है। सब्जेक्टिव केस अपना होता है और ऑब्जेक्टिव केस अपना होता है। यहाँ पर हमने राधा का प्रयोग नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसका प्रयोग हमने ऑब्जेक्टिव केस में किया है। अगर हम राधा का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में करेंगे तो राधा ही रहेगा, राधे नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग किया है और इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते। इसका सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा सी। इसका सब्जेक्टिव केस फॉर्म है सी। सी का प्रयोग हम सब्जेक्टिव केस में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डांसिंग यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह क्या है, मूल नाउन नहीं है, बल्कि डांस में आईएनजी लगाकर उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया गया है और उसका प्रयोग जो है यहाँ नाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, जिसे हम जेरन कहते हैं। तो किसी जेरन या इन्फिनेटिव का प्रयोग भी नाउन के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से होता है, हो सकता है, और यह मूल नाउन नहीं होता है, इसलिए इसे नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, लेकिन किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर उस इंट्रांजिटिव वर्ब को प्रेपोजिशन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन, ट्रांजिटिव बनाया गया हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं। हमने आपको बताया किसी सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा हो और उस एक्शन का इफेक्ट हो रहा हो तो उस कंडीशन में वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन तो हो रहा हो लेकिन उस एक्शन का इफेक्ट नहीं हो रहा हो तो उस कंडीशन में वर्ब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। हम कैसे पहचानेंगे
कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। इसको पहचानने के लिए एक हिंट दे देते हैं, जनरली यह काम करता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब व्हाट का प्रयोग करके जब आप एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको आंसर मिल जाए तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा, लेकिन अगर आंसर ना मिले तो वह वर्ब आपका इंट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल, वह हंसती है, आप क्वेश्चन करेंगे वह क्या हंसती है तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। वह सोती है, वह क्या सोती है, आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन वह खाती है, वह क्या खाती है, आपको आंसर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो खाती होगी। वह पढ़ती है, क्या पढ़ती है, आपको आंसर मिलेगा। तो जिस वर्ब का अगर क्वेश्चन करने पर आपको आंसर मिल जाए तो वह आपका ट्रांजिटिव होगा, अगर आंसर ना मिले तो वह इंट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में रीड, सिंग, ईट, लव, और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। स्विम, लाव, वीप, गो, कम, फ्लाई, रन, ये सभी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। She loves me. She laughs. She goes. चलिए समझते हैं। सी यहाँ सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा है और उस एक्शन का इफेक्ट इस मी पे हो रहा है, क्योंकि ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, सी यहाँ सब्जेक्ट है, लाप्स यहाँ वर्ब है। यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह वर्ब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन हमने कहा है आपको कि यदि किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को प्रेपोजिशन की मदद से ट्रांजिटिव बनाया जाए तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है। तो हम यहाँ पर सी लाव्स मी या सी लाव्स यू इस प्रकार का प्रयोग हम नहीं कर सकते। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं कर सकते, फिर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें सी लाव्स एट मी या एट यू, तो यहाँ जो है यह वर्ब अभी भी आपका इंट्रांजिटिव है, लेकिन इसके बाद हमने एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है और यह इसको फिर ट्रांजिटिव बना देता है, जिसके कारण से इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है। इस कंडीशन में हम इस ऑब्जेक्ट को इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, हम अगर इस एड प्रीपोजिशन को हटाएं तो इसके भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के आने का वजह यहाँ यह प्रीपोजिशन है। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हटा दें तो इस प्रीपोजिशन का कोई यूज नहीं रह जाएगा, इसलिए इसे भी मजबूरन हटना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो सी यहाँ सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है। यहाँ एक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर किसी इंट्रांजिटिव का वर्ब के बाद यदि किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद
प्रीपोजिशन का प्रयोग हो लेकिन वह प्रीपोजिशन उस इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव ना बनाए तो उसके बाद आने वाला शब्द आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। शी गोज टू स्कूल। यहाँ गोज अभी भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने किया है लेकिन यह प्रीपोजिशन इस इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव नहीं बनाया है, इसलिए यह शब्द आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लास्ट बेसिक टर्म कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। इसका डेफिनेशन है अ कॉम्प्लीमेंट is a word or a phrase or a clause that gives the additional information about the subject और ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो यह एक वर्ड है, शब्द है, फ्रेज है, शब्द समूह है, क्लाउज है, उपवाक्य है जो अतिरिक्त जानकारी देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसको समझते हैं क्या है। तो वैसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और वैसा कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है वह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। Ram is a writer. He is intelligent. The students made me a star. The students made me active. चलिए समझते हैं। यहाँ राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि हम इस राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि राम क्या है, एक राइटर है। तो यह वर्ड जो है राम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि राम क्या है, एक राइटर है। तो यह ऑब्जेक्ट नहीं है, यह कॉम्प्लीमेंट है। और यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में सब्जेक्ट के बारे में, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो यह एक नाउन है।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। यहाँ भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वह क्या है, इंटेलिजेंट है। यह कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यह ऐसे भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हमने आपको यह क्लियर किया है कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को यह पावर नहीं है कि वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सके। चलिए नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है। यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा है और उसका इफेक्ट इस मी पे हो रहा है। यह मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन यह स्टार क्या है, तो यह एक कॉम्प्लीमेंट है। यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस मी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। स्टूडेंट्स ने मुझे बनाया, क्या बनाया, स्टार। तो यह स्टार इस मी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं आया, बल्कि इस मी के लिए हुआ है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ भी यह वर्ब है, एक्शन हो रहा है और उसका इफेक्ट इस मी पे हो रहा है। लेकिन एक्टिव क्या है, तो यह कॉम्प्लीमेंट है। यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस मी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। स्टूडेंट्स ने मुझे बनाया, क्या बनाया, एक्टिव। तो यह एक्टिव वर्ड यह जो है इस मी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और वैसे भी यह वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। चलिए अब हम कंक्लूजन पर चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हमने नाउन का प्रयोग किया है, तो ए नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एक नाउन का प्रयोग हमने सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया। सेकंड सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किया है। थर्ड सेंटेंस में एक नाउन का प्रयोग एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ है, ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हुआ है। और लास्ट सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का प्रयोग एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ है, ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हुआ है। तो हमने एग्जाम्पल से यह समझाने का पूरा कोशिश किया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। अगर किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको कोई डाउट रहा हो या किसी डेफिनेशन में डाउट रहा हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें।